हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 पर। जी हाँ दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों आज चर्चा करेंगे भारत के संविधान से रिलेटेड जो भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य पर। जी हाँ दोस्तों, आज चर्चा होगी भारतीय संविधान के भाग 4 पर, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य कहो या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहो दोस्तों। तो आज इस पर डिटेल वाली चर्चा होगी दोस्तों। अधिकतर इससे क्वेश्चन आज के टाइम, इससे पहले दोस्तों अधिकतर सिविल सर्विस की एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते थे राज्य के नैतिक निर्देशक तथ्य से क्वेश्चन। लेकिन आज के टाइम में आम कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिकॉज कंपटीशन दिन दिन टफ हो रहा है दोस्तों। जैसे कि यूपी पुलिस है, रेलवे ग्रुप 2 है, NTPC है, यूपी लेखपाल है, वीडियो, इन सभी परीक्षाओं में अधिकतर इनसे किस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आज डिटेल वाइज चर्चा होगी दोस्तों। और माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने नोट डाउन किया आपको सब याद नहीं करना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है उसी के बारे में डिटेल वाइज चर्चा होगी, वही पॉइंट आपको ठीक से याद करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड फंडामेंटल राइट बताए थे दोस्तों। भाग 1, भाग 2, भाग 3 कंप्लीट हो गया था फंडामेंटल राइट तक। एक बार उस पर भी ठीक से निगाह डाल लेते हैं। अभी 1 मिनट चेक करूं। ओके, हाँ दोस्तों, आपको मैंने भाग 1 भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत बताया था भारतीय राज्यों का गठन, निर्माण, स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक दोस्तों। आपको याद होगा, शायद आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी हो वीडियो, पिछली वीडियो अवश्य देखी। ओके, भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक भारतीय राज्यों का गठन, निर्माण, स्थापना, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, आर्टिकल 1 से 4 भाग 1। ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने आर्टिकल आपको बताया था, वह आर्टिकल था दोस्तों आर्टिकल 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। किस आर्टिकल में आता है, किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट भाग 2 आता है दोस्तों भारतीय नागरिकता का प्रावधान। भारतीय नागरिकता का प्रावधान भाग 2 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है आर्टिकल 5 से 11। इसमें आपको प्रत्येक आर्टिकल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 भारतीय नागरिकता। एक पॉइंट और पता होना चाहिए, भारतीय नागरिकता जो है हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दैट्स आंसर विल बी माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लैंड। ओके, यानी कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी कि अपने भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। ओके, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 एंड एकल नागरिकता का प्रावधान। ओके, नेक्स्ट भाग 3 के अंतर्गत हमने आपको बताया था दोस्तों फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। दोस्तों वर्तमान समय में ये आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक भाग पूछ लेता है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं पूछ लेता है। नेक्स्ट हमने डिटेल वाइज बताया था मौलिक अधिकार। प्रेजेंट टाइम में माय डियर स्टूडेंट्स हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया दोस्तों। एक 7वां मौलिक अधिकार था जिससे अब हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था, उससे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। इसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन सा बनता है दोस्तों, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। 12 से 35 मैंने आपको बताया था। 12 में तो राज्यों की परिभाषा है, 13 में कोई भी नियम कानून को हम रद्द कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नियम कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, यानी कि हमारे अधिकारों का शोषण कर रहा है, हमारे अधिकारों की स्वतंत्रताएं छीन रहा है, उसे हम रद्द कर सकते हैं आर्टिकल 13 के अनुसार। ओके, नेक्स्ट तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में 13 इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ट्रिपल तलाक को रद्द कर दिया गया है, आर्टिकल 13 के ही तहत रद्द किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है
समता एवं समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है? आर्टिकल 14 से 18 तक। लेकिन इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा जाता है, आर्टिकल 17। जी हाँ दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 17 समता एवं समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट हमने आपको बताया था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा अधिकार है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों? आर्टिकल 19A। जो 19 आर्टिकल है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं दोस्तों। इनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19A है, यानी कि 19(1) है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बताया गया है, यानी कि बोलने की आज़ादी के बारे में स्वतंत्रता दी गई है हम लोगों के लिए, वाक स्वतंत्रता दी गई है, या मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, या तिरंगा को ध्वजारोहण कराने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट 21A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 21A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने आपको बताया था और जो भी अधिकार है उस किस अधिकार से किस अधिकार तक है आपको यही पता होना चाहिए। जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। डिटेल वाइज हमने बताया था, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जरूर नहीं हर एक पॉइंट याद करें। नेक्स्ट हमने आपको बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिससे संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ओके, इसके बारे में आपको कितने प्रकार के लेख आते हैं? 5 प्रकार के लेख आते हैं। ये भी चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संविधान का रक्षक भी कहते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट अधिकार 32 के बाद 33, 34, 35 तक संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल वाइज और दे रखा है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं फंसता आता, हमने नहीं बताया दोस्तों। ओके, नेक्स्ट अब मेन पॉइंट आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, हमारा भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहो या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहो दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहें या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का आर्टिकल 36 से 51 तक। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो हमारी SSC वगैरह कंपटीशन हुआ करती थी, SSC GD वगैरह, यूपी पुलिस वगैरह, यूपी लेखपाल, ग्रुप D, NTPC, इसमें अधिकतर अभी तक यही क्वेश्चन पूछा जाता था। अगर पूछा जाता था इससे तो केवल यही पूछा जाता था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस आर्टिकल के तहत आते हैं? आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। किस भाग के तहत आते हैं? भाग 4 के तहत आते हैं। ओके, लेकिन आज के टाइम इससे डिटेल वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो इससे पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे जाते थे, लेकिन आज के टाइम में इसने भी छोटे छोटे एग्जाम में अपना रूप धारण कर लिया है दोस्तों। आपको सर्वप्रथम पता होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इससे हम लोग अधिकतर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से ये राज्य सरकार के कर्तव्य हैं दोस्तों। एक प्रकार से ये राज्य सरकार के, सभी राज्यों की सरकार के एक प्रकार से कर्तव्य है, जिनका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोस्तों। यानी कि लोगों के कल्याण की स्थापना करना, लोगों के लिए नई नई स्कीम चलाना, लोगों के हित में नए नए कार्य कराना, लोगों के हित में नए नए नियम कानून लागू कराना, उनके तहत नई नई स्कीम लागू कराना दोस्तों। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मेन उद्देश्य होता है नीति निर्देशक तत्व का। नीति निर्देशक तत्व में फिर से इन अदर वर्ड्स बता रहा हूँ दोस्तों, दूसरे शब्दों में बता रहा हूँ। नीति निर्देशक तत्व का मीन्स यही होता है राज्य के मेन कर्तव्य। राज्य के कर्तव्य क्या है? लोगों के हित में, यानी कि लोगों को मेन उद्देश्य होता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है? एम्बिशन क्या होता है? पर्पज होता है एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मीन्स होता है एक कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पता होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर विल बी आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से, संविधान से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का
जो तत्व जो लिए गए हैं किस देश के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और पता होना चाहिए, इससे लोक कल्याण का दर्जा किसने दिया। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लोक कल्याण का दर्जा बाय B.R. अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से B.R. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, संविधान का रक्षक कहा, उसी प्रकार इन्होंने भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व को लोक कल्याण का दर्जा दिया। यानी कि लोक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण के हित में ये बनाए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि राज्य के क्या कार्य होंगे, राज्य के क्या अधिकार होंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के तहत आते हैं, 36 से 51। ओके, किस भाग के अंतर्गत आते हैं, 4। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लोक कल्याण का दर्जा किस आर्टिकल को दिया गया है, किस भाग को दिया गया है, किसके द्वारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा किस आर्टिकल को लोक कल्याणकारी का दर्जा दिया गया है, किस भाग को दिया गया है। तो आंसर विल बी भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 को लोक कल्याणकारी का दर्जा या लोक कल्याण का दर्जा भाई B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, वो क्या है, ये वाद योग्य नहीं है। इसके बारे में पूछा जाता है निम्न में से क्या वाद योग्य नहीं है या चुनौती देने योग्य नहीं है या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने योग्य नहीं है दोस्तों, या न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं है, यानी कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किस आर्टिकल को या किस भाग को, भाग 4 को। तो वाद योग्य नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। वाद योग्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी कि वाद विवाद आप नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इनके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उसके अनुसार गवर्नमेंट कार्य नहीं कर रही, राज्य सरकार नहीं कर रही है, तो आप कोशिश करें, आप चाहें कि हम इसके विरुद्ध, गवर्नमेंट के विरुद्ध, राज्य गवर्नमेंट के विरुद्ध, गवर्नमेंट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वाद विवाद करें कि हमारे हनन कर रही है एक प्रकार से, तो आप नहीं कर सकते। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने योग्य नहीं है, यानी कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं। 3 वर्ष आप लिख लेना, वाद योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने योग्य नहीं है, अर्थात वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कि न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत जगह कम है माय डियर स्टूडेंट, तो आप नोट डाउन कर लेना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं है, यानी कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने योग्य नहीं है या सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। ओके, लिख लेना, आप नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, भाग और किस भाग, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, कहाँ से लिए गए हैं, लोक कल्याण का दर्जा किसने दिया, वाद योग्य नहीं है या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने योग्य नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट में लागू करने योग्य नहीं है, या इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो रिलेटेड आज के टाइम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं उद्देश्य क्या है, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। इसका मीन्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि राज्य के एक कर्तव्य है लोगों के हित में कार्य कराने के, लोगों के हित में, लोगों का कल्याण कराने के हित में राज्य के कर्तव्य है। आर्टिकल 36, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं भाई, हमने नोट डाउन किए। इसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद करना होगा। ओके, वो आपको बताएंगे क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर इसलिए हमने नोट डाउन कर दिए जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आखिर होता क्या है।
तो आर्टिकल 36 क्या कहता है डियर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा आर्टिकल 36 में है। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, 36 में परिभाषा दे रखी है, पहले से 36 से स्टार्ट हुए तो परिभाषा पहले ही आएगी, साधारण सी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल 37वां क्या कहता है डियर, संसद संशोधन कर सकती है लेकिन न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 37 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संसद अमेंडमेंट कर सकती है, यानी कि सुधार कर सकती है, यानी कि संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। यानी कि संसद पार्लियामेंट चाहे कि न्यायालय में चुनौती दें कि ये चीज़ गलत है, नहीं दे सकती। मैंने आपको अभी बताया वाद योग्य नहीं है, चुनौती देने योग्य नहीं है, यानी कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कि न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। वही पॉइंट आया आर्टिकल 37। ओके, तो संसद इसमें संशोधन तो कर सकती है लेकिन न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। ओके, नेक्स्ट 38 क्या कहता है दोस्तों, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि भी लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलवाए। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ शायद हो सकता है लास्ट के ये पॉइंट समझ में दिखाई नहीं दे रहे हों, लास्ट के पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, यानी कि लोक कल्याण के राज्यों कल्याण की अभिव्यक्ति राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 38 कहता है राज्य का कर्तव्य होगा कि वह लोगों के सामाजिक आर्थिक एवं न्यायिक न्याय दिलवाए। लोगों को सामाजिक आर्थिक, आप लोग लिख लेना, दिखाई नहीं दे रहा होगा लास्ट में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और न्याय दिलवाए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलवाए। आर्टिकल 38 कहता है लोगों को राज्य का कर्तव्य होगा कि वह अपने राज्य में रह रहे निवासियों को या लोगों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय दिलवाए। ओके, आर्टिकल 38 होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ भी अच्छे समझ में आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल 39 क्या कहता है डियर, समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। दोस्तों आर्टिकल 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। कोई भी इक्वल का वर्क है तो उसके अनुसार समान वेतन हर एक व्यक्ति को मिलेगा, ना कि भेदभाव किया जाएगा। लेकिन अगर समान वेतन सरकार नहीं दे रही है, राज्य सरकार नहीं दे रही है, समान कार्य के लिए भेदभाव कर रही है, आप चाहो उसके विरुद्ध जाए न्यायालय में, नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है। अगर आपको समान वेतन नहीं मिल रहा है कार्य में तो आप सोचिए राज्य के विरुद्ध जाएं, सरकार के विरुद्ध जाएं, नहीं जा सकते। नेक्स्ट आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में। ग्राम पंचायतों का जो गठन वगैरह होता है उसका गठन कौन करता है, राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा कि वह ग्रामों में ग्राम पंचायतों का गठन करे, निर्माण करे, ग्राम पंचायतों भवन बनवाए, ये राज्य सरकार के कर्तव्य होगा। यानी कि आर्टिकल 40 कहता है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन यानी कि राज्यों का कर्तव्य होगा। प्रत्येक पॉइंट में राज्यों का कर्तव्य अवश्य आएगा दोस्तों। ओके, राज्यों का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का निर्माण कराए। ओके, इस जैसे कि आज के टाइम में ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत भवन जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका निर्माण कराए, ये किसका कर्तव्य होता है, राज्य सरकार का। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 42 क्या कहता है, सिविल संहिता यानी कि न्याय संगत यानी कि प्रसूति सहायता, सिविल संहिता, ये शब्द बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये दोस्तों। आर्टिकल हमारा 42 BBI हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, नोट डाउन कर लेना। सिविल संहिता शब्द बहुत आता है, सिविल संहिता किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 42 के तहत आता है। किसके अंतर्गत आता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और प्रसूति सहायता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रसूति सहायता यह है, इसके तहत अगर कोई महिला, ये महिलाओं के लिए अप्लाई होती है प्रसूति सहायता, प्रसूति का मीन्स होता है गर्भवती। अगर कोई महिला गर्भवती है तो और वो गवर्नमेंट जॉब पर है, अगर कोई महिला गवर्नमेंट जॉब पर है और गर्भवती है तो 3 महीने पहले यानी कि डिलीवरी के 3 महीने पहले उससे छुट्टी दे दी जाती है। ये राज्य का कर्तव्य है कि उस महिला को 3 महीने पहले उससे छुट्टी दे और आफ्टर डिलीवरी
आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में 3 महीने और आगे तक उसे छुट्टी दे, बच्चे का लालन पोषण करने के लिए और इससे पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक से ध्यान रखने के लिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य होगा कि वह महिला को यानी कोई गर्भवती महिला को 3 महीने पहले, डिलीवरी के 3 महीने पहले उसे छुट्टी दे और डिलीवरी के बाद भी 3 महीने तक उसे छुट्टी दे और वेतन भी दे, ना कि वेतन उसका काटे। तो शायद किसी स्टेट में ये नियम नहीं है लागू, लेकिन कर्तव्य बनता है राज्य का। धीरे धीरे हो सकता है इन फ्यूचर में ये आ जाए नियम, लेकिन ओनली एक स्टेट है हमारे भारत में, केरला है। केरला में ये नियम लागू है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पर महिला है, डिलीवरी के 3 महीने पहले उसे छुट्टी दे दी जाती है, डिलीवरी के बाद में 3 महीने तक उसे छुट्टी दी जाती है, यानी टोटल 6 महीने छुट्टी दी जाती है दोस्तों उसे, और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका वेतन भी दिया जाता है दोस्तों। ये कहाँ पर? केरला में। लेकिन ये कंडीशन इसमें ओनली 2 बच्चों तक ही एक नियम लागू होता है, ओनली 2 बच्चों तक। 2 से ज़्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है तो नहीं, ओके। यानी 2 बच्चों यानी 2 संतान तक ही ये नियम लागू होता है। प्रसूति सहायता आर्टिकल 42, अगर कोई महिला गवर्नमेंट जॉब पर है, गर्भवती है, 3 महीने पहले उसे छुट्टी दे दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और 3 महीने बाद में, डिलीवरी के बाद भी 3 महीने तक दी जाती है। और जब डिलीवरी होती है उस समय उसके हस्बैंड गवर्नमेंट पर है तो उसको भी कुछ समय की छुट्टी दे दी जाती है, इससे कि वह वगैरह जो भी काम करता हो, जो भी उसके मतलब ज़रूरी होता है, उसका रहना, दवाइयाँ वगैरह लाना, उसके साथ में रहना, जो भी है, ठीक है। इसीलिए उसके हस्बैंड को भी छुट्टी दे दी जाती है अगर वो गवर्नमेंट जॉब पर है कुछ समय के लिए, ओके। नेक्स्ट, तो आर्टिकल 42 आपको बस सिविल सहायता याद रखना होना चाहिए, न्याय संगत और प्रसूति सहायता। प्रेजेंट टाइम में ये ओनली एक ही राज्य में ये नियम लागू है दोस्तों, जिस छुट्टी मिलती है महिलाओं के लिए, ओनली केरला में। केरल में आपको केरल के बारे में और पता होना चाहिए, केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है भारत में। केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग केरल के हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड महिलाएं भी केरल की हैं। केरल को गॉड्स ऑफ ऑन कंट्री कहा जाता है। केरल को गॉड्स ऑफ ऑन कंट्री कहा जाता है, यानी कि अपने ही देश का भगवान। वहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, महिलाओं की पूजा होती है दोस्तों एक प्रकार से। तो केरल को और किस नाम से जाना जाता है? गॉड्स ऑफ ऑन कंट्री, OWN ऑन कंट्री, COUNTRY, ओके। गॉड्स ऑफ ऑन कंट्री, अपने ही देश का भगवान कहा जाता है। महिलाओं की पूजा होती है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की है, ओके। नेक्स्ट, आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक सहायता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया मैंने। 42 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44 है दोस्तों। समान नागरिक सहायता, जो सबसे ज़्यादा पूछा था दोस्तों। समान नागरिक सहायता या समान नागरिक सहायता, समान नागरिक सहायता या समान नागरिक आचार संहिता भी इसे बोलते हैं। समान नागरिक आचार संहिता भी बोलते हैं। नोट डाउन कर लेना, टाइम बहुत लगता है मुझे नोट करते हुए। समान नागरिक संहिता या समान नागरिक आचार संहिता कहते हैं। आर्टिकल 44 में जो वर्णन है ओनली गोवा में लागू है इन 2018 में। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, चेक करूँ मैं कितना टाइम हो गया है। काफ़ी टाइम हो गया है। तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ये इसके अंतर्गत समान नागरिकता संहिता, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किसी भी धर्म का व्यक्ति है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति है, किसी भी जाति का व्यक्ति है, उस सभी व्यक्तियों के लिए जिस राज्य में ये लागू है उन्हें समान अधिकार प्राप्त होते हैं। समान नियम कानून होते हैं। विवाह करने के नियम कानून, गोद प्रथा होती है जो गोद में बच्चे को लेने का कानून, सभी के लिए समान होते हैं। वशीकरण की प्रथा जो भी होती है, सभी कानून समान होते हैं। इसके तहत जो मुस्लिम लोग एक से अधिक शादी करते थे वो नहीं कर सकते हैं। सबके लिए समान कानून होते हैं। वो अलग बात है, शादी करने की प्रथाएं, परंपराएं अलग अलग होती हैं दोस्तों। तो ओनली देयर आर ओनली वन स्टेट इंडिया इन विच, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों। भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें समान संहिता
लागू है, समान नागरिक संहिता लागू, यानी कि गोवा में वहाँ पर सभी व्यक्तियों के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी के समान अधिकार प्राप्त हैं। स्त्रियों की, जो एक समुदाय की स्त्री है, चाहे हिंदू धर्म की, चाहे मुस्लिम धर्म की, चाहे सिख धर्म की, चाहे ईसाई धर्म की, दोस्तों सभी स्त्रियों के लिए समान एज है, समान आयु, शादी करने की समान आयु है। शादी एक ही एज में ही वो करेंगी, यानी कि सबके लिए समान इक्वल नियम है दोस्तों। कोई संपत्ति का बंटवारा है, किसी हिंदू संप्रदाय की लड़की है, संपत्ति का बंटवारा वगैरह होता है, जो हिंदू संप्रदाय की लड़की है भाई मुस्लिम संप्रदाय की लड़की में संपत्ति का बंटवारा उसी नियम से होगा। तलाक वगैरह है, जो हिंदू संप्रदाय की लड़की देती है तलाक, उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय की लड़की तलाक देगी, यानी सेम नियम कानून है। समान नागरिक संहिता का मीन्स है किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति, सभी के लिए समान नियम, समान अधिकार। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 42 एंड 44। ओके नहीं, तो समान नागरिकता संहिता ओनली गोवा में लागू है दोस्तों, 2018 में लागू हुई थी। ओनली भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर गोवा में लागू है। ऐसे जो सिविल संहिता है, सिविल संहिता ओनली केरल में लागू है। ओके नेक्स्ट, आने वाले समय में ये धीरे धीरे पूरे देश में हो जाएगी। नेक्स्ट, वो होना भी चाहिए भाई। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या कहता है दोस्तों, राज्यों का कर्तव्य होगा 0 से 6, 6 से 14, नोट आर्टिकल 21, 11वां मौलिक कर्तव्य। ये चीज़ मैंने इन शॉर्ट में लिख दिया है, अब समझिए आप इसके बारे में। आर्टिकल 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 42 वेरी इंपॉर्टेंट, 44, 42 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 45 इनसे तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इन्हें समझेंगे। राज्यों का कर्तव्य होगा, 45 आर्टिकल बताता है, राज्यों का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट में अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराए, मुहैया कराए। यानी कि आर्टिकल 45 कहता है राज्यों का, प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराए, यानी कि अनिवार्य शिक्षा दे, मुहैया कराए। ओके, तो ये राज्य का कर्तव्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। यहाँ पर राज्य का कर्तव्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य का कर्तव्य पूछ ले, राज्य का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का राज्य का कर्तव्य किस आर्टिकल के तहत आता है, राज्य का कर्तव्य पूछे तो आर्टिकल दोस्तों 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्फ्यूज मत हो जाना, 21A पर मत पहुँच जाना, या मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य हमारा 11वां, उस पर मत पहुँच जाना दोस्तों। जो 11वां मौलिक कर्तव्य उस पर मत पहुंच जाना, बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। राज्य का कर्तव्य पूछ रहा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा अवेलेबल कराना एवं अनिवार्य शिक्षा जो लागू की है राज्य सरकार ने, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को 45 आर्टिकल के तहत उसने लागू की है। उसका वो कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति बच्चे को जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष तक है उससे फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराए। ओके नेक्स्ट, अभी यहीं पर दोस्तों आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A क्या कहता है, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी कि एजुकेशन का राइट, अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट में अनिवार्य यानी कि नेसेसरी एजुकेशन लेने का उसे अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य एवं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री में निःशुल्क में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त है। वो बच्चे का अधिकार प्राप्त है और कर्तव्य किसका, राज्य का। राज्य का कर्तव्य है प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट में अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराए। और आर्टिकल 21A कहता है, जो स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है दोस्तों, आर्टिकल 21A कहता है प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री में निःशुल्क में अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके विरुद्ध जा सकता है आर्टिकल 21A के तहत। ओके नेक्स्ट, अब यहीं पर एक कर्तव्य आता है, अभी राज्य का कर्तव्य आया, फिर 21A में आया बच्चों का अधिकार होगा ये। ओके,
अब आएगा 11वां मौलिक कर्तव्य जो हमारा 2002 में लागू हुआ था, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 86वें अमेंडमेंट बिल के द्वारा दोस्तों 2002 में लागू हुआ था। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 2002 से पहले देयर आर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 4 पार्ट्स ए। ओके, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य थे ओनली दोस्तों, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में लागू किया गया क्या, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य। ओके, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, यहाँ पर पेरेंट्स का कर्तव्य होता है या गार्जियंस का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराए। तो दोस्तों राज्य का कर्तव्य होगा आर्टिकल 45 के तहत, और गार्जियंस या पेरेंट्स का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराना, वो 11वां मौलिक कर्तव्य भाग 4(a). ओके, और यहीं पर बच्चों का अधिकार होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट में अनिवार्य शिक्षा लेने का, वो आर्टिकल 21(a). बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इस चीज़ में, ध्यान रखना है, चीज़ को नोट डाउन कर लेना अपने आप से। नेक्स्ट, अब ये चीज़ रह गया 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होगा भैया, 0 से 6 वर्ष तक बच्चा पढ़ने थोड़ी नहीं आएगा, तो उसे क्या कराया राज्य सरकार, उसके लिए भी है 0 से 6 वर्ष तक की जिसकी आयु बच्चे की है, 0 से 6 वर्ष तक की आयु है, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड ध्यान दे सरकार। यानी कि उसके लिए टीका वगैरह लगते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, सरकारी संस्थानों में, सरकारी वो क्या बोलते हैं चिकित्सालयों में लगते हैं, टीके वगैरह लगते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, उन्हें दलिया वगैरह दिया जाता है, उनकी मदर्स वगैरह के लिए दूध मिल्क वगैरह भी दिया जाता है। तो ये चीज़ दोस्तों 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेन किसका कर्तव्य है, राज्य सरकार का। ओके, नेक्स्ट, तो आर्टिकल 45 आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट, आर्टिकल 47 क्या कहता है दोस्तों, अन्य खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ पर बैन बाय स्टेट गवर्नमेंट, इन शॉर्ट में लिख दिया मैंने दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। अन्य खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ पर बैन बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय ड्रिंकिंग पदार्थ पर बैन लगा सकती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। अगर कोई खाद्य पदार्थ इलीगल है यानी खराब बनाया जा रहा है, या कोई पेय पदार्थ है जो खराब है, जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, हमारा स्वास्थ्य से जनता का स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो उस खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ को राज्य सरकार रोक सकती है, बैन लगा सकती है। जैसे कि दोस्तों अभी 1-2 साल पहले बिहार में लीची पर बैन लगाया था, किसके तहत लगाया था दोस्तों, आर्टिकल 47 के तहत लगाया था। किसने लगाया था, बिहार सरकार ने लगाया था, नीति निरस्त सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 47 के तहत लगाया था दोस्तों। लीची पर लगाया था, और इससे पहले मैगी पर भी बैन लगाया गया था। मैगी में जो वगैरह शीशा वगैरह पता चला था, शीशा वगैरह था इसमें, मैगी पर भी बैन लगाया गया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 47 खाद्य पदार्थों पर या पेय पदार्थों पर बैन लगाने का अधिकार प्राप्त है किसे, राज्य सरकार को। ओके, आर्टिकल 48 जो हमारे स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, खाद्य पदार्थ या ठीक है या पेय पदार्थ है, तो उस पर बैन लगा सकती है कौन, राज्य सरकार। आर्टिकल 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन का विकास। जो कृषि एवं पशुपालन का विकास, कृषि जो जानवरों के लिए टीका वगैरह लगते हैं, पशुपालन डेयरी वगैरह खुलती हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोलते हैं इन्हें, जहाँ पर गौशालाएँ खोलती है गवर्नमेंट, किसके तहत खोलती है, आर्टिकल 48 के तहत। जो गौशालाएँ वगैरह खोलती है, गौ संरक्षण का नियम है, जो गायों की संरक्षण किया जाता है, सुरक्षा की जाती है, सेफ रखा जाता है, कहाँ पर, गौशालाओं में रखा जाता है, जो सरकार के द्वारा खोली जाती है दोस्तों। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 48 के अंतर्गत। कृषि एवं पशुपालन का विकास करे। ओके, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट में कीटनाशक पदार्थ वगैरह प्राप्त होते हैं, पाउडर वगैरह प्राप्त होते हैं, किसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा मुहैया कराई जाती है, किसानों के लिए मीटिंग वगैरह होती है, ठीक है, कृषि भवनों में। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 48 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट,
तो राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वह कृषि एवं पशुपालन का विकास करे, गौ संरक्षण का नियम बनाए। ओके, आर्टिकल 49 क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारकों को सेफ रखना। तो राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा, यहाँ पर भी राज्य सरकारों का कर्तव्य दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक हैं जो पुराने हैं, ओल्डेस्ट हैं स्मारक, बिल्डिंग वगैरह हैं दोस्तों, उन्हें सेफ रखना, सुरक्षित रखना, यानी कि सेफ रखना। आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 क्या कहता है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग बनाए रखना, यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 50 कहता है प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा कि वह न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखे, यानी कि अलग रखे, यानी कि न्यायपालिका पर दबाव कार्यपालिका नहीं डाले, यानी कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को बिल्कुल अलग बनाए रखने का कर्तव्य किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाल सकती, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर दबाव नहीं डाल सकती है, बिल्कुल अलग रहे। तो आर्टिकल 50 कहता है राज्य का कर्तव्य होगा कि वह कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग बनाए रखे, बिल्कुल अलग बनाए रखे। नेक्स्ट 51 क्या कहता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना। हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, 51 आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखे। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम ज़्यादा हो रहा है। और हर चीज़ को दोस्तों आप शॉर्टकट में याद करने की कोशिश ना किया करें, हर चीज़ को शॉर्ट में ही पढ़ने की कोशिश ना किया करें, डिटेल वाइज पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद रहेगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में आपको मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ करा रहा हूँ। ज़्यादा चर्चा नहीं करना फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, ध्यान दें दोस्तों। FUNDA फंडामेंटल ड्यूटीज, DUTIES, यानी कि मौलिक कर्तव्य। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4 का या 4A भी बोला जाता है दोस्तों। और आर्टिकल आर्टिकल 51A कहाँ से लिए गए हैं, फ्रॉम रूस इन 1976। 11 टोटल 11 हैं। ध्यान देंगे दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। कब लिए गए थे, 1976 में लिए गए थे दोस्तों। आर्टिकल 51 में हैं, भाग 4 का में हैं, और रूसी लिए गए 1976 में लिए गए दोस्तों। उस समय 10 थे, लेकिन आज के टाइम में 11 हैं, क्योंकि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड हो गया है। ओके, तो आज के टाइम में 11 हैं। तो आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में आपका लास्ट कर्तव्य याद होना चाहिए, जो 2002 में ऐड हुआ, जो 2002 में ऐड हुआ। ओके, 1976। ओके, 1976। ओके, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल 51 का के अंतर्गत आते हैं, भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में नहीं आ रही हो, वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करके देखें, अपने नोट्स खुद बनाएं दोस्तों, अच्छे समझ में आएगी। आप डिटेल वाइज पढ़ने की कोशिश किया करें, हर चीज़ को, हर टॉपिक को डिटेल वाइज पढ़ने की कोशिश करें, ऑटोमेटिक वो चीज़ ध्यान रहेगी। शॉर्टकट का यूज ना करें दोस्तों। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।